हेलो स्टूडेंट, सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपना टॉपिक है जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेज क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें एक मेजर क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, चर्चा करते हैं जीव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीवधारी जो होता है जीवित रहने के लिए कुछ अनुरक्षण करता है। एक शब्द लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रत्येक जो जीवधारी होता है वो जीवित रहने के लिए क्या करता है, अनुरक्षण करता है, और उसी अनुरक्षण को क्या कहा जाता है, जीव प्रक्रम कहा जाता है। या फिर इसकी परिभाषा को आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रिया करता है। जैसे देखो, हम बात करते हैं कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं जीव के अंदर पाई जाती हैं। जैसे बात करते हैं पाचन की, इसके अलावा श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन, ये कुछ उपापचयी क्रियाएं जीवों के अंदर पाई जाती हैं। इन सभी उपापचयी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीव प्रक्रम कहा जाता है। ये दो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए अनुरक्षण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, जीव प्रक्रम कहा जाता है। या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए कुछ उपापचयी क्रिया करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, जीव प्रक्रम कहा जाता है। और वो कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं हैं उसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जैसे पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है तथा वहन है। वहन का मतलब होता है परिसंचरण। अब देखो, बात करते हैं चैप्टर को शुरू करते समय सबसे पहले एक शब्द आता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। पहला आता है पोषक। न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, पोषक क्या होते हैं। तो देखो, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, वे भोज्य पदार्थ। कौन से पदार्थ, वे भोज्य पदार्थ जिनको ग्रहण करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। वे भोज्य पदार्थ क्या कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, साधारण सी इसकी परिभाषा बनती है कि वे भोज्य पदार्थ जिनको ग्रहण करने पर शरीर को ऊर्जा मिलती है उन्हें क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। इसी प्रकार की शब्दावली एक और है, अपने सामने एक शब्द आता है न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं पोषण। पोषण क्या होता है, तो देखो, पोषण की क्रियाविधि के अंदर जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उनका डाइजेशन यानी उनका पाचन करता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है, जिससे उसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। उसे क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। ये जो पोषण होता है ये दो प्रकार का होता है मोस्टली। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, याद रखना। देखो, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। ध्यान देना, विषम पोषी पोषण, ये दो प्रकार का पोषण जीवों के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण की वह विधि, ध्यान से सुनना, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव या कोई जीवधारी क्या काम करता है, सरल अकार्बनिक पदार्थों को काम में लेकर के। देखो, ध्यान देना, मैं कुछ लिख देता हूं, यानी जीव क्या काम करेगा, सरल अकार्बनिक पदार्थों को काम में लेगा और उन पदार्थों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लेता है। बहुत शानदार स्टेटमेंट दिया गया है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, यानी वह विधि जिसमें कोई जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों को काम में लेकर के जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है, वह विधि क्या कहलाती है, स्वपोषी पोषण कहलाती है। अब स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो स्वपोषी पोषण की जो क्रिया विधि है मोस्टली किस में पाई जाती है, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं यानी जितने भी हरे पादप हैं उनके अंदर ये इस प्रकार की क्रिया विधि पाई जाती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया कोशिका यानी कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर भी क्या पाया जाता है, स्वपोषी पोषण पाया जाता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं सल्फर जीवाणु की, और इसके बाद में कौन से जीवाणु की बात करते हैं, तांबा जीवाणु की बात करते हैं। ये क्या काम करते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, ये लोहा, सल्फर यानी जिसको क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं, और इसके अलावा नाइट्रोजन के यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस कारण इनको रसायन संश्लेषी भी कहा जाता है। बहुत शानदार स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान देना स्टूडेंट, ध्यान देना। क्या होता है कि सरल अकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा। इस प्रकार की क्रिया विधि किसके अंदर पाई जाती है, ऑल ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, समस्त हरे पादपों में पाई जाती है। इन प्लांट के अलावा कुछ बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर, तांबा बैक्टीरिया, जो क्या काम करते हैं, लोहा, गंधक, नाइट्रोजन के यौगिकों का ऑक्सीकरण करके क्या प्राप्त करते हैं, ऊर्जा।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रसायन संश्लेषी भी कहा जाता है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट किसके बारे में है, स्वपोषी पोषण के बारे में। अब देखो इसमें परिभाषा की चर्चा तो हम अभी कर लेते हैं, विस्तार से इसको बाद में पढ़ा जाएगा स्वपोषण के बाद में। देखो विषमपोषी क्या होते हैं, ऐसे जीवधारी जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं, स्वपोषी के ऊपर निर्भर करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है, विषमपोषी पोषण कहा जाता है। एक बार दोबारा देख लो कि इस प्रकार की पोषण की विधि में जीव खुद भोजन नहीं बना सकते, ये जीव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं, स्वपोषी के ऊपर निर्भर करते हैं। आगे जाकर के हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है, विषमपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। पहले विस्तार से किसको पढ़ा जाएगा, स्वपोषी पोषण को पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल में देखो हमने किसको लिया था, ग्रीन प्लांट को लिया था, हरे पादपों के अंदर। अब देखो हरे पादप जो होते हैं ना, उनके अंदर स्वपोषी पोषण विधि पाई जाती है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो हरे पादप क्या काम करते हैं, यानी बहुत शानदार स्टेटमेंट है ये, कि पर्णहरित की सहायता से, ध्यान देना, यानी प्रकाश संश्लेषण की एक घटना होती है, हरे पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं वो, इसलिए उनको स्वपोषी माना जाता है। अब देखो ये जो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, ये पत्ती के अंदर यानी लीफ के अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक में संपन्न होती है। आपको याद रखना, पत्ती में पाए जाने वाले हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। इस हरित लवक के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको पर्णहरित के नाम से जानते हैं, और ये पर्णहरित जो होता है यही प्रकाश संश्लेषण की घटना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो क्या काम करते हैं, पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, देखो मैं यहां लिख रहा हूं लाइट की उपस्थिति में, भूमि से जल अवशोषित करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये क्या काम करते हैं, अपने भोजन का निर्माण खुद कर लेते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। प्लस में आपको ध्यान देना है, उप उत्पाद के रूप में इस क्रिया के अंदर क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। ये जो घटना होती है इस घटना को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। बहुत शानदार स्टेटमेंट है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ संपन्न होती है, तो आपको लिखना है कि पत्ती के हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, इसके अंदर पाया जाने वाला पर्णहरित इसमें अपनी भूमिका निभाता है। और कैसे लिखोगे कि पर्ण, देखो क्या होता है कि पेड़ पौधों के अंदर या जितने भी हरे पादप जो होते हैं, पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूमि से जल अवशोषित करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जटिल यौगिक या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और साथ में उप उत्पाद के रूप में किसका निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है इसमें 3 स्टेप्स पाए जाते हैं, 3 चरण पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसका जो क्लोरोफिल होता है, ध्यान देना, यानी सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होगा। क्या होगा, सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का होगा अवशोषण। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है कि पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। अब इसका जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर देखो क्या होगा, ध्यान से देखना कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है जो प्राप्त की गई, पहले चरण में प्रकाश ऊर्जा जो थी, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तथा जल का H2 तथा O2 में अपघटन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। जैसे जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। अब तीसरा स्टेप क्या कहता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, देखो तीनों एक सिंपल है, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये 3 स्टेप ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की घटना को पूरा करते हैं। पहला दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। दूसरा कहता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तथा जल का H2 तथा O2 में अपघटन होना। तीसरा कहता है कि CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। अब NCERT एक बात लिखती है
कि ये जो तीनों स्टेप हैं क्या एक के बाद एक होना जरूरी है? ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगला क्या कहता है कि कुछ मरूदभिद पादप ऐसे होते हैं, जीरोफाइट प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं, रात्रि में CO2 का अवशोषण करते हैं। रात्रि में क्या करते हैं, CO2 का अवशोषण करते हैं और एक मध्यवर्ती उत्पाद बना लेते हैं। बीच में क्या बनाते हैं, वो मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं। और दिन में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करके, ध्यान देना, ऊर्जा को अवशोषित करके मुख्य उत्पाद बनाता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि तीनों के तीनों जो चरण हैं एक के बाद एक होने चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न होती है। अब एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न और बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि पतिक का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए तथा रंध्र की संरचना व रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना है। इसके अंदर हम पत्ती का अनुप्रस्थ काट दिखाएंगे, ये आपको बनाना है। इसके अंदर एक संरचना इस प्रकार से दर्शानी है। इसके अंदर ये कुछ भाग ऐसे पाए जाते हैं, ये वाले भाग आपको यहाँ पर दिखाने हैं, ये संरचना बनानी है। ठीक है, ये जो संरचना मैंने बनाई है इसको कह देंगे हम मध्य शिरा। यहाँ वाला जो भाग है ये पत्ती की संरचना होती है जिसको हम पर्णपटल के नाम से जानते हैं। और ये जो संरचना आपको दिख रही है इसको कहा जाता है शिरा। अब मैं इसको यहाँ पर एक आरुखीय निरूपण से देखो समझाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बनाना है। जब किसी पत्ती का अनुप्रस्थ काट काटा जाता है तो ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये इसके ऊपर पाया जाता है मोमी क्यूटिकल का आवरण। क्या पाई जाती है, मोमी क्यूटिकल। और ये होती है ऊपरी बाह्य त्वचा। ये क्या है, ऊपरी बाह्य त्वचा। इसके अंदर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये पत्ती के अनुप्रस्थ काट में हमें दिखाई देता है, ये संरचना होती है। फिर इसके अंदर देखो कुछ संरचना विशेष प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगी। इन संरचनाओं को हम ऐसे दर्शा देंगे। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट होता है। इसके अंदर इस प्रकार के आपको बॉक्स बना लेने हैं। आपको यहाँ लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको डॉट डॉट के रूप में ब्लैक ब्लैक से दर्शा देना है। ये इसके अंदर पाया जाने वाला हरित लवक हो जाएगा, पत्तियों में पाया जाने वाला हरित लवक हो जाएगा। ये नीचे वाली सरफेस हो जाती है, यानी हम क्या बोलेंगे, आंतरिक। देखो ऊपरी लिखा है ना, तो इसको बाह्य त्वचा देखो लिखा है, तो हम लिख देंगे अंदर वाली बाह्य त्वचा या नीचे वाली बाह्य त्वचा। इसके ऊपर विशेष संरचना के रूप में देखो ऐसे हम दर्शाएंगे। और यहाँ पर इसके पाए जाते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा वाली संरचना हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये अपने पास में आ गया हरित लवक। और इनके बीच में जो खाली जगह पाई जाती है उनको हम लिखेंगे, ये होते हैं वायुकोश। और यहाँ पर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं रंध्र। और इसके नीचे हम नाम लिख देंगे निचली बाह्य त्वचा। ये अपने पास में आता है। ये डायग्राम आपको बनाना है। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट हो गया। अब देखो बात आती है कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, रंध्र क्या होते हैं। तो जो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है सामने कि रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चे तुरंत पहुंच जाते हैं कि पत्तियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। पत्तियों के अलावा पौधे के कोमल वायवीय भागों के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। गमले वाले जो प्लांट होते हैं ना, गमले वाले प्लांट के अंदर जो जितना भी आपको हरा भाग दिखाई देता है उनमें भी रंध्र उपस्थित हो सकते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। तो आपको लिखना है कि वायवीय कोमल भागों तथा पत्ती की निचली अधिचरम पर। अच्छा जी, बात करते हैं। देखो आपने किसी भी पेड़ की पत्ती को देखा होगा, उसकी एक सरफेस जो होती है ऊपर वाली वो तो होती है खुरदरी और नीचे वाली होती है चिकनी। इसके पीछे कारण देखो, नीचे वाली होती है खुरदरी, ऊपर वाली क्या होती है, चिकनी होती है। खुरदरी होने का कारण है कि नीचे वाली सतह के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों की दोनों सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती की नीचे वाली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती की ऊपर वाली सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नीचे वाली जो मैंने सरफेस दिखाई इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। देखो रंध्र क्या होते हैं, तो इनकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, पौधे के कोमल वायवीय भागों या पत्ती की निचली सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। रंध्र के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो एक रंध्र का निर्माण दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है।
मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। डायग्राम किस प्रकार का बनाएंगे वो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। एक जो रंध्र होता है उसमें दो विशेष कोशिकाएं होती हैं। इन विशेष कोशिकाओं को कहा जाता है द्वार कोशिका। कौन सी कोशिका बोलते हैं? द्वार कोशिका, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, गार्ड सेल के नाम से जिसको जानते हैं। ये द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्टूडेंट ध्यान देना, इस द्वार कोशिका का जो आकार होता है वो किडनी शेप्ड होता है, यानी वृक्क के समान होता है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि द्वार कोशिका का आकार सेम के बीज के समान होता है। किसके समान होता है? सेम के बीज के समान होता है। आपको डायग्राम में दो द्वार कोशिकाएं दिख रही हैं। देखो, इसकी ये जो बाहरी भित्ति होती है, मैं यहाँ पर इसकी विशेषता लिख रहा हूँ, किस प्रकार का एक रंध्र होता है, ये इसकी बाहरी भित्ति है। तो इसकी बाहरी भित्ति कैसी होती है? तीन गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। पहला कहता है कि इसकी बाहरी भित्ति पतली होती है, इसके अलावा इसकी बाहरी भित्ति लचीली होती है, और कैसी होती है? अवतल होती है। ये तीनों स्टेटमेंट यदि आप लिखेंगे तो इफेक्टिव बनेगा कि रंध्र की द्वार कोशिका जो होती है उसकी बाहरी भित्ति पतली, लचीली और अवतल होती है। देखो, इस भित्ति की मैं बात कर रहा हूं, एक ड्रॉ के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। अब देखो, ये इसकी भित्ति हो गई आंतरिक भित्ति। देखो, ये जो आंतरिक भित्ति है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका उल्टा होगा। ये पतली है तो ये किस प्रकार की होगी? तो देखो, द्वार कोशिका की आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ये लचीली है तो आपको लिखना है ये दृढ़ होती है। ये अवतल है तो आपको ये लिखना है कि ये उत्तल होती है। ये तीन गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी इसकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है, दृढ़ होती है और कैसी होती है? उत्तल होती है। ये तो हो गया एक द्वार कोशिका का चित्र कि द्वार कोशिका किस प्रकार से होती है, द्वार कोशिका के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी कोशिका उसके अंदर पाई जाती हैं। यहां से मैंने इसको उठाया, इस प्रकार का डायग्राम बनाया। अब देखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि रंध्र का नामांकित चित्र बनाते हुए रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। मैं इसको मिटा रहा हूं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अब इसके बाद देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया कैसे होती है। देखो, आपको मैं बताऊं इसके अंदर कैसे लिखेंगे हम, यदि क्वेश्चन आ जाए रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। अब देखो, ध्यान देना कि ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं के स्पीत होते ही तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। देखो, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां, यानी स्पीत होते ही रंध्र खुल जाते हैं, और द्वार कोशिकाओं के स्लत होते ही रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि द्वार कोशिका के क्या होने से, स्पीत होने से रंध्र खुल जाते हैं, और द्वार कोशिका के स्लत होने से रंध्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। समझ में आया? अब ये किस प्रकार से द्वार कोशिका स्पीत होती है और किस प्रकार से द्वार कोशिका स्लत होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मैं पुनः इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं। देखो, अपने पास में ये रंध्र हो गया, ये वाली संरचना मैंने यहां बना ली। अब आपको क्या काम करना है? इस प्रकार से इसके पास में बाह्य कोशिका दर्शाना है, बाहरी कोशिका को दर्शाना है कि त्वचा, देखो रंध्र के बाहर कुछ कोशिका तो पाई जाती हैं। इस प्रकार का रंध्र का अपना डायग्राम हो जाएगा। हो गया। अब सुनना काम की बात, ये जो द्वार कोशिकाएं जो होती हैं, जब इस द्वार कोशिका की प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है, बहुत सिंपल सा, धीरे धीरे बता रहा हूं, आपको समझने का प्रयास करना है। जब इसकी प्रासरण सांद्रता का मान बढ़ जाता है तो ये द्वार कोशिका क्या काम करती है? पास की कोशिकाओं से जल ग्रहण करती है। ध्यान देना, पास की कोशिकाओं से क्या काम करेगी? जल ग्रहण करती है। जल ग्रहण करके स्पीत हो जाती है, स्पीत हो जाती है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ये फूल जाती है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि क्या होता है कि जब द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता का मान बढ़ जाता है तो ये पास की कोशिकाओं से जल लेकर के क्या हो जाती है? स्पीत हो जाती है या फिर फूल जाती है। जैसे ये स्पीत होती है तो इसके अंदर देखो एक दाब काम करता है जिसको स्फीति दाब कहते हैं, और स्फीति दाब का मान बढ़ने के कारण से ये जो बाहर वाली जो भित्ति होती है ये बाहर की ओर खिसक जाती है, जिसके साथ में इसकी आंतरिक मोटी भित्ति भी खींचे जाती है। ऐसा दोनों द्वार कोशिकाओं, देखो ध्यान देना, ऐसा दोनों द्वार कोशिकाओं में होने के कारण से रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। समझ में आया होगा? एक बार पुनः देखो, डायग्राम के माध्यम से समझो इसको। मैं क्या बता रहा हूं, जब द्वार कोशिका की प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है तो ये द्वार कोशिका अपने आसपास की कोशिकाओं से जल लेकर के स्फीत हो जाती है या फूल जाती है, जिससे इस द्वार कोशिका का स्फीति दाब बढ़ जाता है।
जैसे स्फीति दाब बढ़ेगा तो इसकी जो पतली लचीली और अवतल भित्ति होती है वो बाहर की ओर खिसक जाती है, जिसके साथ में मोटी भित्ति भी खींचे जाती है। अब देखो ये इस प्रकार से इधर की ओर बढ़ रही है, तो अब ये जो द्वार कोशिका है इसकी प्राशन सांद्रता का मान ज्यादा होगा तो ये इस साइड में जाएगी तो इसके साथ में ये भित्ति भी किसकी ओर जाएगी, उस साइड में जाएगी, तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। समझ में आया। अब देखो बात करते हैं, ये तो हो गया एक खुले रंध्र की संरचना। अब उल्टा बोलते हैं कि जब इसी द्वार कोशिका की प्राशन सांद्रता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो जैसे प्राशन सांद्रता का मान कम होगा तो द्वार कोशिकाओं का जल पास की कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा, पास की कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा तो स्फीति दाब का मान इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से ये दोनों मोटी जो अवतल, देखो उत्तल जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति होती है, ये आपस में चिपक जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये 10th के लेवल के हिसाब से बताया। वैसे 12th में लिखा होता है कि पोटेशियम मेलेट आयन के आधार पर ये काम होता है और पोटेशियम मेलेट बनने के कारण से रंध्र खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर क्या पाई जाती है, स्वपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है और पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र इस प्रकार से खुलते हैं। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं लगा ही देता हूं 5 स्टार, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। रंध्र किसे कहते हैं, रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझाइए। तो आप लिखेंगे पौधे के कोमल वायवीय भागों तथा पत्ती की निचली अधिचरम पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं। एक रंध्र का निर्माण 2 द्वार कोशिकाओं से होता है। द्वार कोशिका का आकार वृक्काकार होता है, किडनी शेप्ड होता है या फिर सेम के बीज के समान होता है। इस द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति जो होती है वो पतली होती है, लचीली होती है और कैसी होती है, अवतल होती है। और आंतरिक भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है, दृढ़ होती है और उत्तल होती है। रंध्र कैसे खुलते हैं, द्वार कोशिका के स्फीत होते ही रंध्र खुल जाते हैं और स्लत होते ही रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कब द्वार कोशिका स्फीत होती है, कब द्वार कोशिका स्लत हो जाती है, यह निर्भर करता है उसकी प्राशन सांद्रता पर। जैसे प्राशन सांद्रता का मान बढ़ेगा, द्वार कोशिका पास की कोशिकाओं से जल लेकर के स्फीत हो जाती है, फूल जाती है, जिसके कारण से इसमें स्फीति दाब का मान बढ़ जाता है, बाहरी भित्ति बाहर की ओर खिसक जाती है, जिसके साथ में आंतरिक भित्ति भी खींचे जाती है। ऐसा दोनों द्वार कोशिकाओं में होने के कारण से रंध्र खुल जाते हैं। जैसे ही प्राशन सांद्रता का मान कम हो जाएगा, द्वार कोशिकाओं का जल आसपास की कोशिकाओं में चला जाएगा, स्फीति दाब जो है उसका मान कम होगा। कम होने के कारण से मोटी भित्तियां आपस में मिल जाती हैं और पेड़ पौधों के अंदर रंध्र बंद हो जाते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो कहना चाहता है विषमपोषी पोषण, कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो हम इसकी परिभाषा पहले ही पढ़ चुके हैं कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। उन जीवों के अंदर जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं, वे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसके ऊपर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, जिसके अंदर विषमपोषी पोषण पाया जाता है। अब देखो चर्चा करते हैं सबसे पहले अमीबा प्राणी की, कि अमीबा प्राणी में पोषण कैसे होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो पहले बात तो आपको ये याद रखना है कि अमीबा कैसा प्राणी है। मैं स्टेटमेंट इसका यहाँ लिख रहा हूँ, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। एक बात तो आपको ये याद रखना है। फिर दूसरी काम की बात है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, इसका मतलब अमीबा अनियमित आकार का होता है। अब देखो अमीबा कहाँ पाया जाता है, तो जलधारी प्राणी है, यानी जल में पाया जाता है। ये कोई अमीबा की संरचना मैंने आपके सामने बनाई है। जब अमीबा क्या काम करते हैं, किसी खाद्य कण के पास में लुढ़कता हुआ जाता है तो इसके अंदर एक विशेष संरचना बन जाती है जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, कुटपाद बोलते हैं। कुटपाद का निर्माण होगा। अब देखो आगे क्या होगा, ये खाद्य कण इस प्रकार से था, धीरे धीरे ये कुटपाद बढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो इसको किस माध्यम से, देखो इसको डायग्राम के माध्यम से ऐसे समझते हैं, ये इसका कुटपाद बन गया, ये इसका कुटपाद बन जाता है अमीबा का। ये क्या काम करेगा, फिर इस कुटपाद की सहायता से अमीबा प्राणी इस खाद्य कण को ग्रहण कर लेगा और अंदर एक विशेष संरचना बन जाती है, और उस विशेष संरचना यानी इसके अंदर एक रिक्तिका बनती है और उसी रिक्तिका को कहा जाता है खाद्य धानी। क्या कहा जाता है, खाद्य धानी। और इस खाद्य धानी के अंदर अमीबा क्या काम करता है, उस भोज्य पदार्थ का पाचन करता है और इसी त्वचा की सहायता से वो क्या काम करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो अमीबा की एक विशेषता होती है कि अमीबा
अपने शरीर की पूरी सतह के द्वारा, शरीर की पूरी सतह के द्वारा या ऊपरी सतह के द्वारा या पूर्ण सतह के द्वारा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो अमीबा एकदम सिंपल सी बात है, एक कोशिकीय प्राणी है, अनियमित आकार का सदस्य है। जैसे ही लुढ़कता हुआ किसी खाद्य कण के पास में जाता है तो कूटपाद निकलते हैं। ये कूटपाद धीरे धीरे वृद्धि करते हैं और खाद्य कण को ढक लेते हैं और अंदर क्या बना लेते हैं, खाद्य धानी। खाद्य धानी में खाद्य कण का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल लिखती है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का पोषण होता है। देखो अभी हमने अमीबा की बात की कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, ठीक उसी प्रकार से पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है। आपको ध्यान रखना, देखो इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, ये पैरामीशियम का डायग्राम हो गया, ये पैरामीशियम की संरचना होगी। इसके अंदर एक संरचना ये विशेष प्रकार की यहां पाई जाती है जिसको हम ओरल ग्रूव कहते हैं। क्या कहा जाता है, ओरल ग्रूव कहा जाता है। और यहाँ इसके अंदर संरचना बनती है एक विशेष प्रकार की, इस प्रकार से संरचना बनती है। देखो यहाँ इसमें बन जाती है खाद्य धानी। क्या बन जाती है, खाद्य धानी। यहाँ पर पाई जाती है इसके अंदर मुख गुहा। यह पैरामीशियम का डायग्राम होता है। देखो अमीबा भी एक कोशिकीय प्राणी, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी, लेकिन अंतर यह है कि अमीबा अनियमित आकार का होता है जबकि पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है, यह नियमित आकृति का होता है। फिर मैंने आपको अमीबा में बताया कि यह कूटपाद की सहायता से पोषण को अवशोषित करता है। आपको यहाँ याद रखना है कि जल धारा के साथ में बहने वाले खाद्य कण, देखो ये जल की धारा इस प्रकार से आ रही है, जल की धारा है, ये जल की धारा दिखाई जा रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसके अंदर कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो जल के साथ में मिलकर के आगे बढ़ते हैं और इनको लाने का काम किसका होता है, पक्षमाभ का होता है। और ये पक्षमाभ जो होते हैं पूरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, यानी पैरामीशियम की पूरी सतह के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो पैरामीशियम होता है एक विशेष स्थान से क्या काम करता है, भोजन को अवशोषित करता है और विसरण विधि के द्वारा ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से क्या पाया जाता है, पैरामीशियम के अंदर पोषण पाया जाता है। अब इस चैप्टर का बड़ा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि मनुष्य का पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा पाचन किसे कहते हैं, मानव में आमाशय में पाचन की क्रियाविधि समझाइए। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, आहार नाल के द्वारा। और इसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन ग्रंथियों को हम कहते हैं पाचक ग्रंथियां। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड बोलते हैं, यानी एलिमेंट्री कैनाल और पाचक ग्रंथियां मिलकर के मानव के पाचन तंत्र को कंप्लीट करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने का काम है करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आहार नाल क्या होती है। देखो इसको दो शब्दों में तोड़ते हैं, आहार नाल यानी आहार प्लस नाल। आहार का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजन, और नाल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नलिका। वह नलिका जिसमें भोजन का अवशोषण होता है, पाचन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, वो नलिका क्या कहलाती है, आहार नाल कहलाती है। मनुष्य के अंदर 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है जिसको क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, आप लिख सकते हैं वह नलिकाकार संरचना जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, बहिक्षेपण होता है, वो आहार नाल कहलाती है। इसकी लंबाई अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखी गई है। आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको लिखना कि 8 से 10 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल होती है। सबसे काम की बात है कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली होती है, तो आपको लिखना है ये मुख से लेकर के गुदा तक फैली होती है। याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल याद रह जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल का फैलाव होता है मुख से लेकर के गुदा तक। अब इसमें कौन कौन से भाग है तो हम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पार्ट आता है मुख। मुख आगे जाकर के एक नलिकाकार संरचना में खुलता है जिसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा आगे जाकर के फेरिंग्स में खुल जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी जो है आगे जाकर के एक नलिका में खुलती है जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं या फिर ग्रास नाल बोलते हैं, इसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब ये जो इसोफेगस है ये आगे जाकर के एक चौड़े थैले में खुल जाती है जिसको हम कहते हैं आमाशय। जिसको क्या कहते हैं, आमाशय। आमाशय आगे जाकर के किस में खुल जाता है, छोटी आंत्र में खुल जाता है, ठीक है। और छोटी आंत्र आगे जाकर किस में खुल जाती है, बड़ी आंत्र में खुल जाती है। और बड़ी आंत्र मलाशय द्वारा शरीर से बाहर खुल जाती है गुदा की सहायता से।
ये पूरा का पूरा जो मैंने आरेखीय पथ बनाया है ये एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले मुख होता है, उसके बाद में मुख गुहा, उसके बाद में ग्रसनी, उसके बाद में ग्रसिका जिसको ग्रासनाल इसोफेगस कहते हैं, इसके बाद में आमाशय, इसके बाद में छोटी आंतर, इसके बाद में बड़ी आंतर, लास्ट में मलाशय गुदा के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। अब देखो बच्चा पार्टी ध्यान देना किस प्रकार से ये भाग होते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मुख किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यदि अधिक स्टैंडर्ड देना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ऊपरी व नीचे वाले होठों से घिरी क्षैतिज दरारनुमा संरचना क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। और मुख आगे जाकर किस में खुल जाता है, मुख गुहा में खुले जाता है। अब देखो मुख गुहा के बारे में बात करते हैं तो मुख गुहा के अंदर कौन कौन पाया जाता है। मुख गुहा के अंदर दांत पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके अंदर जीभ पाई जाती है और एक विशेष संरचना जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, आपकी बुक में लिखा गया है, जिसको लाला ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये जो 3 विशेष संरचना है वो किसके अंदर पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर पाई जाती है। अब आपको ध्यान देना, ये जो ग्रसनी है ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसके अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसके अंदर भोजन नली और श्वास नली दोनों खुलती हैं। बहुत शानदार स्टेटमेंट है कि देखो ग्रसनी की बात करें, लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसके अंदर भोजन नली भी खुलती है और श्वास नली भी खुलती है। इन दोनों नलियों के कारण से ग्रसनी को कहा जाता है सहमार्ग या कॉमन पाथ कहा जाता है। इसके बाद में ये जो ग्रसनी होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलती है, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहा जाता है या ग्रासनाल कहा जाता है। इस ग्रसिका की परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्रसनी तथा आमाशय को जोड़ने वाली लंबी बेलनाकार नलिका क्या कहलाती है, ग्रसिका या ग्रासनाल कहलाती है। किताब क्या कहती है कि जिसकी लंबाई लगभग कितना सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा और सबसे अधिक चौड़ा भाग क्या कहलाता है, आमाशय कहलाता है। बहुत शानदार परिभाषा इसकी बनाई गई है, ध्यान देना। एलिमेंट्री कैनाल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, आपको लिखना है आमाशय। देखो इसकी लंबाई ग्रसिका के समान 25 सेंटीमीटर ही होती है, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो क्वेश्चन यूं पूछा जाए ना कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो आपको आंसर में लिखना है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। 25 सेंटीमीटर का एक लंबा चौड़ा थैला होता है। आमाशय आम प्लस आशय, यानी इसका मतलब होता है कि ये वह थैला है एलिमेंट्री कैनाल का जो भोजन को कुछ समय के लिए क्या करता है, स्टोर करता है। मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, मनुष्य के अंदर 3 से 4 घंटे तक भोजन किस में ठहरता है, आमाशय में ठहरता है। समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छोटी आंत्र। छोटी आंत्र की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ छोटी आंत्र के बारे में, यानी इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। इस छोटी आंत्र के 3 भाग माने जाते हैं। कितने भाग माने जाते हैं, 3 भाग। सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका पहला, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रहणी वाला भाग कहते हैं। इसके बाद में अगर क्षुदांतर आते हैं, अगर क्षुदांतर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्षुदांतर वाला भाग आता है, यानी डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग किसके अंदर पाए जाते हैं, छोटी आंत्र के अंदर पाए जाते हैं। छोटी आंत्र आहार नाल का वह भाग होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। क्वेश्चन 2 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग जिसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है, तो हम लिखेंगे आमाशय में। और यदि कंप्लीट पाचन की बात करें तो छोटी आंत्र में। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और छोटी आंत्र ऑप्शन में नहीं है तो आपको डेफिनेटली वहां पर क्या मिलेगा, ग्रहणी वाला भाग मिलेगा। यानी छोटी आंत्र का ग्रहणी भाग जो होता है वो भोजन का पूर्ण पाचन करता है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखो ये जो छोटी आंत्र की जो लंबाई है ये भोजन पर निर्भर करती है। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जितने भी घास खाने वाले प्राणी हैं, रूमिनेंट प्राणी होते हैं, उनके अंदर देखो घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और इस सेलुलोज का पाचन होता है जटिल। पाचन कैसा होता है, जटिल। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल का जो ये छोटी आंत्र वाला भाग होता है वो लंबा होता है, यानी इसकी छोटी आंत्र लंबी होती है। किनकी, रूमिनेंट प्राणी की, घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत्र की लंबाई ज्यादा होती है। वहीं यदि हम बात करें
मांस का पाचन सरल होता है। मांस का पाचन कैसा होता है? सरल। तो बाघ जैसे प्राणियों की जो छोटी आंत्र होती है वो कैसी होती है? अन्य जीवों की तुलना में छोटी होती है। बिल्कुल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है कि रूमिनेंट प्राणियों की छोटी आंत्र की लंबाई ज्यादा होती है क्योंकि घास में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन कैसा होता है? जटिल। वहीं मांस का पाचन सरल होता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी प्राणियों की छोटी आंत्र जो होती है वो छोटी होती है। अब देखो छोटी आंत्र आगे जाकर के खुल जाती है बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र की लंबाई मैं यहां लिख रहा हूं, ये 1.5 मीटर लंबी नलिका होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 1.5 मीटर लंबी नलिका होती है। अब देखो इसकी लंबाई मैंने यहाँ लिखी है 6 से 7 मीटर और इसकी लंबाई लिखी है मैंने 1.5 मीटर। तो ये फिर ये लंबी होनी चाहिए ना बड़ी होनी चाहिए? लेकिन कारण क्या होता है? देखो मैं यहाँ पर 2 आरेखीय निरूपण बना रहा हूँ। ये एक नलिकाकार संरचना है, ये इसके बीच का स्पेस है जिसको इसकी गुहा कहते हैं। बड़ी आंत्र की जो गुहा होती है, बड़ी आंत्र की जो गुहा होती है वो छोटी आंत्र की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? बड़ी आंत्र। बड़ी आंत्र किस में खुल जाती है? मलाशय में। संधि से स्पष्ट है, मल प्लस आशय यानी अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह स्थान क्या कहलाता है? मलाशय। मलाशय गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। ये पूरा का पूरा हुआ आपका पाचन तंत्र। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा था कि पाचन तंत्र का निर्माण आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से होता है। बच्चे ध्यान देना, मनुष्य के अंदर 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि का नाम होता है यकृत ग्रंथि, इसके बाद में आता है अग्नाशय ग्रंथि और मुख में पाए जाने वाली लार ग्रंथि। ये 3 पाचक ग्रंथियां ऐसी होती है जो किसी विशेष पाचक एंजाइम को स्रावित करती हैं और वो विशेष पाचक एंजाइम भोजन का पाचन करने का काम करता है। अब देखो हम बात करते हैं डाइजेशन की, कि डाइजेशन किस प्रकार से होता है, पाचन किस प्रकार से होता है। पहले तो पाचन की परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे? एग्जाम में पूछा जाए पाचन किसे कहते हैं, पाचन की क्रिया विधि को समझाइए। तो आपको लिखना है जटिल कार्बनिक पदार्थों का, परिभाषा लिख रहा हूं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से। किसके द्वारा? एंजाइमों की सहायता से सरलीकरण कर दिया जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। देखो डाइजेशन की परिभाषा वेरी सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों के द्वारा सरलीकरण होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या फिर इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखते हो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटना, वो भी क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। 2 परिभाषाएं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरलीकरण होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। या फिर जटिल कार्बनिक पदार्थों का एंजाइमों की सहायता से सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना, टूटना भी क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। किस प्रकार से पाचन होगा? सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य में मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में पाचन, इसमें देखो क्या बात है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मुख में क्या क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और इसके अलावा इसके अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं। अब देखो दांत क्या काम करते हैं? दांत भोजन को चीरने का, फाड़ने का, कुतरने का, पीसने का, टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। तो दांत जो होते हैं भोजन को चीरने, फाड़ने, कुतरने और पीसने का काम करते हैं। ये क्या काम कर देते हैं? महीन बनाने का काम करते हैं। जीभ जो होती है इसके ऊपर पाई जाती है स्वाद कलिकाएं और ये अलग अलग प्रकार के भोजन के स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। लार ग्रंथियां क्या काम करती हैं? यानी एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ छोड़ देती है जिसको हम क्या कहते हैं? लार कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सेलाइवा या लार कहा जाता है। सेलाइवा क्या काम करती है? भोजन को मुख गुहा में घुमाने का काम करती है और भोजन को बना देती है चिकना, लसलसा बना देती है, जिसको अब एक विशेष नाम दे देंगे जिसको कहा जाता है बोलस। जिसको क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। अब एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान देना, इस लार के अंदर एक विशेष एंजाइम पाया जाता है और उस विशेष एंजाइम का नाम होता है टाइलिन और इस टाइलिन को क्या कहा जाता है? एमाइलेज कहा जाता है। भूल मत जाना स्टूडेंट्स, टाइलिन को क्या कहा जाता है? एमाइलेज कहा जाता है। ये टाइलिन क्या काम करता है? यानी भोजन के अंदर पाए जाने वाली स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम करता है। तो 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है? उत्तर लिखना है आपको टाइलिन या एमाइलेज। इसका काम क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज शर्करा में तोड़ना।
अब सुनना काम की बात, जब भोजन करते हैं तो रोटी का टुकड़ा प्रथम अवस्था में फीका नजर आता है, लेकिन उसका थोड़ी देर के लिए मुख गुहा में पाचन होता है तो उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। इसका कारण यही है, स्टार्च किस में बदल जाती है, माल्टोज शर्करा में बदले जाती है। और किसके कारण से बदलती है, वो टाइलिन और एमाइलेज के कारण से। अब मुख गुहा में भोजन का पाचन होने के बाद में जो रूपांतरण हो गया उसको अब क्या कह दिया जाएगा, बोलस। बोलस एक चिकना पदार्थ होता है जो आसानी से किस में चला जाता है, देखो मुख गुहा के बाद में कौन आती है, ग्रसनी आती है। और ग्रसनी का मैंने क्या बताया था, ये सह मार्ग होती है, कॉमन पाथवे होती है। और इसके बाद में ये भोजन को किस में धकेल देती है, ग्रसिका में धकेल देती है। स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो ग्रसिका है, ग्रसिका में पाचन की यदि बात करें तो ग्रसिका के अंदर पाचन नहीं होता है। आपको लिखना है ग्रसिका में पाचन नहीं होता है क्योंकि ग्रसिका में पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। सिंपल सा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्रसिका के अंदर पाचक ग्रंथियां ही नहीं पाई जाती हैं। तो सर फिर इसका काम क्या है, तो बच्चा इसका सिंपल सा कार्य यही होता है कि ये भोजन को ग्रसनी से किस में ला करके छोड़ती है, आमाशय में। और आमाशय कहाँ पाया जाता है, अपना यहाँ पर डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, आमाशय पाया जाता है। तो देखो अब भोजन ग्रसिका से होता हुआ किसके अंदर आ गया, इस चौड़े थैले के अंदर आ गया। और इस चौड़े थैले को हमने क्या नाम दे दिया था, आमाशय। स्टूडेंट आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहता है कार्डियक भाग, और इसके अंदर एक विशेष भाग बीच वाला होता है जिसको हम फंडस भाग बोलते हैं। और इसका तीसरा जो भाग होता है इसको हम पाइलोरिक भाग के नाम से जानते हैं। ये 3 भाग आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर ये जो कार्डियक भाग होता है, मैं थोड़ा सा और लेवल में लेकर के जाता हूँ। कार्डियक भाग के अंदर एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको हम कार्डियक अवरोधनी कहते हैं। यह अवरोधनी क्या काम करती है, जो भोजन आमाशय में आ जाता है उसे पुनः ग्रसिका में जाने से रोकने का काम करती है। देखो बात करते हैं फंडस वाले भाग की। इस फंडस वाले भाग में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करती है। बता रहा हूं कि किस प्रकार से आमाशय में पाचन होता है। ध्यान से, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया, सीधा ही बीच में से पूछ लेते हैं। पाचन किसे कहते हैं, मनुष्य में आमाशय में पाचन की क्रियाविधि समझाइए। तो आप कैसे लिखेंगे, आमाशय का मध्य भाग फंडस होता है, उसके अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है। ध्यान देना, इस जठर रस के अंदर एक तो होता है HCl और एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन, और एक एंजाइम होता है स्टूडेंट जिसका नाम होता है रेनिन। ये 3 पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम क्या कह देते हैं, म्यूकस, जिसको हम क्या कह देते हैं, म्यूकस, या इसको श्लेष्मा कहा जाता है। देखो अब मैंने बताया था मुख गुहा में पाचन हुआ तो उसको बोलस कह दिया। अब आमाशय में पाचन की क्रिया विधि होगी। पाचन की क्रिया विधि के दौरान जो स्वरूप बनेगा उसको हम कायम कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। अब देखो किसकी बात करें, सबसे पहले HCl। देखो HCl क्या करता है, ध्यान देना, पहला काम तो HCl का होता है कि ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। मैं यहां लिख देता हूं, भोजन का माध्यम, ऐसे लिखते हैं, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट आपको याद रखना है। भोजन के माध्यम को कैसा बना देगा, ये अम्लीय बना देगा। दूसरा काम इसका ये होता है कि भोजन के साथ में जितने भी रोगाणु आते हैं, रोगाणुओं को नष्ट करना। रोगाणुओं को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। 2 नंबर स्टेटमेंट मेरा यहाँ लिखा हुआ है। 3 नंबर स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव कर देता है। यानी इसके अंदर जो पेप्सिन होता है, ये जो रेनिन होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ये पेप्सिन जो होता है वो पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, पेप्सिनोजन के रूप में। और ये जो रेनिन होता है ये प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। और ये निष्क्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, निष्क्रिय। तो इनके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, HCl काम करेगा। और ये कैसे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। 3 महत्वपूर्ण काम आपको याद रखने। HCl का पहला काम होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना।
दूसरा काम होता है रोगाणु को नष्ट करना, और तीसरा काम होता है निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कर देना, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट कर देना। और वो इनएक्टिव कौन कौन से? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, जिसको जैसे ही एक्टिव कर दिया जाएगा तो किसके रूप में बदल जाएंगे? पेप्सिन और रेनिन के रूप में बदले जाएंगे। ये कहानी तो किसकी हो गई? HCl की। स्टूडेंट ध्यान देना, अमाशय के द्वारा स्रावित जो HCl है, इसकी pH का मान मैंने चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि इसकी pH का मान 1 से 2 होता है। जब अपच की घटना होती है, अधिक मात्रा में जल्दी जल्दी HCl स्रावित होने लग जाता है, जिसके कारण से पेट में जलन होना, दर्द का अनुभव होता है। इसके लिए हम एंटासिड काम में लेते हैं। एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को काम में लिया जाता है, जिसे एंटासिड के नाम से जानते हैं। तो ये कहानी तो हुई इसकी। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी? पेप्सिन की। पेप्सिन का क्या काम होता है? तो मैं यहां लिख देता हूं। पेप्सिन का काम होता है, ये काम करेगा प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर काम करेगा स्टूडेंट? प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। और जैसे प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करेगा, ये क्या काम करता है? उसको पेप्टोन में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? पेप्टोन में। तो ये काम तो किसका हो गया? अमाशय में पेप्सिन का, यानी प्रोटीन को किस में तोड़ रहा है? पेप्टोन में तोड़ने का काम। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि अमाशय के अंदर किस किस का पाचन हो रहा है? तो प्रोटीन का पाचन हो रहा है। इसके अलावा देखो मैंने क्या लिखा? रेनिन। रेनिन क्या काम करता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। बहुत शानदार स्टेटमेंट है। रेनिन का काम होता है दूध को दही में बदलना। अब याद रखना, रेनिन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बच्चों में स्रावित होता है। तो फिर वयस्क व्यक्ति के अंदर दूध को दही में बदलने का काम किसका होता है? 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, वयस्क प्राणी में, मैच्योर व्यक्ति के अंदर दूध को दही में बदलने का काम किसका होता है? HCl का ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही होता है। ये कहानी किसकी हुई? अमाशय में पाचन की कहानी हुई। देखो पुनः रिपीट कर देता हूं, एक HCl, एक पेप्सिन, एक रेनिन। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को किस में तोड़ देना? पेप्टोन में। रेनिन का काम होता है दूध को किस में बदल देना? दही में। बच्चों में अधिक स्रावित होता है, वयस्क में बंद हो जाता है। वयस्क में दूध को दही में बदलने का काम किसका होता है? HCl का होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अमाशय में पाचन होने के बाद में जो स्वरूप बनता है उसको काइम कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। अब ध्यान से देखना है इसको, ये काइम वाली संरचना हो गई। अब भोजन किसके अंदर आ गया? छोटी आंत्र के अंदर। और छोटी आंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका पहला भाग, जिसको हम कौन सा भाग कहते हैं? ग्रहणी वाला भाग, डेडुनम वाला कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि छोटी आंत्र के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके पाचन के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, अवरोधनी पाई जाती है, जिसके अंदर एक तो यकृत से आने वाली यकृत वाहिनी खुलती है और एक आती अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी। याद रखना, देखो ये यकृत वाहिनी होती है, वो यहां पर लाती है पित्तरस। क्या लेकर के आती है? पित्तरस। और अग्नाशय वाहिनी लेकर के आती है अग्नाशयी रस। ये सब मिलकर के किसके अंदर? ग्रहणी में भोजन का पाचन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पित्तरस की। देखो यकृत में किसका निर्माण होता है? पित्तरस। एक स्टेटमेंट देता हूं कि पित्तरस कोई पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? प्रबल क्षारीय होती है। याद रखना, किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम? पित्तरस की। पित्तरस कोई पाचक एंजाइम नहीं है, लेकिन इसकी प्रकृति क्षारीय होने के कारण से ये क्या काम करता है? वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को या बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है, जिस प्रक्रिया को इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सन, जिसको हिंदी में हम कह देते हैं पायसीकरण। तो देखो किस प्रकार से पित्तरस का काम क्या हुआ? वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। ये प्रोसेस इमल्सन या पायसीकरण कहलाता है। इसके अलावा जो ये अग्नाशयी रस है, इस अग्नाशयी रस में कई पाचक एंजाइम होते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं एक विशेष प्रकार के एंजाइम की। कौन सा एंजाइम इसके अंदर पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, ट्रिप्सिन। पहला कौन सा होता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? पेप्टोन में। ये ट्रिप्सिन किसके ऊपर काम करेगा? इस पेप्टोन के ऊपर काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पेप्टोन ट्रिप्सिन। और ये इसको किस में तोड़ देता है? पेप्टाइडेज में तोड़ देता है। पहला काम तो हो गया ये।
दूसरा काम, इसके अंदर एक एंजाइम स्रावित किया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज। और ये एमाइलेज क्या काम करेगा, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था टाइलिन के बारे में। तो ये क्या काम करता है, स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज शर्करा में तोड़ने का काम है करता है। और ध्यान रखना, तीसरा एंजाइम होता है लाइपेज। कौन सा होता है, लाइपेज। और ये क्या काम करता है, वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम है करता है। ध्यान रखना, देखो यहां पर क्या था, ये जो पितरस था ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ेगा। वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम है करता है। ये कहानी किसकी हुई, ग्रहणी भाग में यकृत और अग्नाशय रस की। अब ये जो ग्रहणी है, इसकी जो आंतरिक दीवार होती है उसके द्वारा भी कुछ पाचक एंजाइमों का स्राव किया जाता है। तो देखो, आंतरिक भित्ति के द्वारा कौन कौन से पाचक एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। पहला एंजाइम आपको याद रखना है, इसके अंदर लाइपेज ही स्रावित किया जाता है। और लाइपेज का काम होता है शेष वसा का पाचन करना, शेष वसा का पाचन करना। देखो, और लाइपेज का काम होता है वसा को किस में तोड़ देना, अभी लिखा हुआ है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरा एंजाइम है वो होता है पेप्टाइडेज। ध्यान देना, कौन सा एंजाइम होता है, पेप्टाइडेज। ये पेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम करेगा, देखो अभी मैंने यहाँ पर मिटाया नहीं लिखा है, यानी पेप्टोन है ना, उस पर ट्रिप्सिन काम करेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड में तोड़ देगा। इसको पेप्टाइड लिखना है यहाँ पर, ये पेप्टाइड में तोड़ देता है। ये जो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है ये पेप्टाइड को किस में तोड़ देता है, एमिनो एसिड में तोड़ने का काम है करता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है माल्टेज। मैं यहाँ सारे के सारे लिख रहा हूँ, माल्टेज। ये माल्टोज शर्करा जो होती है उसको किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ने का काम है करता है। स्टूडेंट ध्यान देना, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लेक्टेज। और ये लेक्टेज एंजाइम जो होता है लेक्टोज शर्करा को किस में तोड़ देता है, ग्लेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। ऐसे ही एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सुक्रेज। और सुक्रेज क्या काम करता है, सुक्रोज को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ने का काम है करता है। इस प्रकार से छोटी आंत्र के ग्रहणी भाग में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। अब मैं छोटी आंत्र के बाद में बात करता हूं बड़ी आंत्र की। तो आपको याद रखना है, ग्रसिका के समान बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत्र के अंदर क्या हो जाता है, पचित भोजन जो आता है उसमें उपस्थित जल का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत्र किस में खुल जाती है, मलाशय में। और मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ का क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है। मलाशय की भित्ति में संकुचन व शिथिलन होने के कारण से यह अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये हुआ मानव में पाचन और पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से कंप्लीट होती है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने एक पाठ की बेहतरीन रूपरेखा बनाने का पूरा यथासंभव प्रयास किया। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखोगे, टॉपिक डेफिनेटली समझ में आएगा। एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है, एकमात्र ऐसी क्लास जिसके अंदर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और बच्चों को इस बुक के अलावा जितनी भी चीज़ें जो अब इर्द गिर्द होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन करवाई जाती हैं। तो अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, एग्जाम से पहले जितना भी आपका सिलेबस है इस चैनल के माध्यम से कवर अप करवा दिया जाएगा। तो देर किस बात की, जुड़िए फटाक से और देखिए अपनी इस क्लास को। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। धन्यवाद।